हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म, जहां मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। तो जैसा कि आज हमारी सेकंड क्लास होगी किसकी, ज्योग्राफी की, भूगोल की। फर्स्ट क्लास में आपने समझा था कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, फिर ब्रह्मांड कैसे बना, ठीक है, ये गैलेक्सीज कैसे बनी, ठीक है। तो जिस गैलेक्सीज पे हम रहते हैं उसका नाम, उसके बारे में कुछ प्रॉपर जानकारी, ठीक है। जिसमें से हमारी गैलेक्सी थी कौन सी, आकाशगंगा, यानी कि दुग्ध मेखला। तो जिस गैलेक्सी पे हम रहते हैं, जो हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी वो कौन सी है, आप दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो हमारी आकाशगंगा के, यानी कि जिस आकाशगंगा पे हम रहते हैं, इसकी नियरेस्ट पड़ोसी आकाशगंगा, पड़ोसी आकाश गंगा या गैलेक्सी कौन सी है। बच्चे क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड्रोमेडा, क्या नाम है उसका, एंड्रोमेडा, ठीक है बच्चों। और जिसका जो आकार है, किसका, हमारी गैलेक्सी का, इसकी जो शेप है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो कैसी है, सर्पिलाकार, स्पाइरल, ठीक है बच्चों। नोट करते रहना साथ साथ। और अब आता है सबसे नई गैलेक्सी, जिसका नाम क्या है, ड्वार्फ। और ड्वार्फ का मतलब ही क्या होता है, बोना, ठीक है। ये गैलेक्सी का नाम है, ड्वार्फ का मतलब ही क्या होता है, बोना। तो कहीं ना कहीं इसके नाम से यह पता चल रहा है कि ये जो गैलेक्सी है इसका जो आकार है छोटा है, ठीक है बच्चों। नोट करो ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन। आई थिंक आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, हमारे साथ साथ आप भी, ठीक है। देखो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, स्टार, यानी कि तारे, ठीक है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड कैसे बना, सौरमंडल कैसे बना, ठीक है, और तारे कैसे बने, गैलेक्सीज कैसे बनी, उन गैलेक्सीज में भी जो हमारे स्टार्स हैं, ठीक है, वो भी बने, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सूर्य, जो कि एक तारा है, वो बना तो बना क्या, ठीक है बच्चों। समझना टॉपिक को, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। स्टार, तारा क्या होता है, तारे का मतलब ही होता है जो प्रकाश का निर्माण, प्रकाश का निर्माण स्वयं करता है, स्वयं करता है, उसी को बोलते हैं क्या, तारे, यानी कि स्टार। आपको मैंने बताया भी था, ठीक है। और स्टार कैसे जगमगाते हैं, स्टार चमकते कैसे हैं, अब प्रकाश का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। आपके मन में ये जिज्ञासा हो भी रही होगी, ये क्वेश्चन उठ भी रहा होगा, स्वयं प्रकाश का निर्माण कैसे करते हैं। तो इसकी उसकी एक साधारण सी प्रक्रिया आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, बचपन में भी पढ़ी होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन क्रिया, जो कि सन में भी होती है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बच्चों। तारा यानी कि सूर्य, सूर्य भी क्या है, तारा है, स्टार है। कैसे, क्या होता है बच्चों, ब्रह्मांड में या हमारी गैलेक्सीज में, स्पेस में क्या होता है,
हाइड्रोजन व हीलियम गैसेस पाई जाती है, के अणु पाए जाते हैं। जब हाइड्रोजन के दो अणु आपस में मिलते हैं तो हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं। तो क्या करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं प्लस एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। बस ये चीज ढंग से समझना बच्चों, यही है जो कुछ है। एनर्जी, ऊर्जा ना तो खत्म होती है ना समाप्त होती है, बस ट्रांसफर होती है। ठीक है, ऊर्जा। तो क्या होता है, जब हाइड्रोजन के दो नाभिक हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, ठीक है, प्लस क्या बनती है, एनर्जी। बस यही चीज होती है किसमें, सूर्य में। नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, मान लो आप स्पेस में बहुत सारे कलर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन व हीलियम, ठीक है। तो चीजों को समझना, जैसे ये दो हाइड्रोजन के अणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ठीक है, जैसे ही दो हाइड्रोजन के अणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस जारी रही, हाइड्रोजन के अणु में, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, फिर हाइड्रोजन के साथ साथ क्या करेंगे, हीलियम का निर्माण करेंगे। जैसे हीलियम बनेगी वैसे ही क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होगी। इसी एनर्जी के कारण ये जो हमारा सन है ये चमकता है, यानी कि जो हमारे स्टार है वो चमकते हैं, ठीक है। तो क्या किया, सन ने, तारों ने, स्टार्स ने प्रकाश का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, अपने पास एनर्जी बन रही है, और ये प्रोसेस हमेशा चलती जाती है। यही कारण है कि सूर्य भी हमेशा चमकता रहता है और जो हमारे स्टार्स हैं वो भी हमेशा चमकते रहते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि दिन के समय में सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा हो जाता है अर्थ पर कि आप जो छोटे छोटे स्टार्स जो हमें नजर आते हैं रात को उनको हम देख नहीं पाते, ठीक है। हालांकि वो जो स्टार्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य से भी बहुत बड़े हैं, सन से भी बहुत बड़े हैं, ठीक है बच्चों। अब ये है हमारी अर्थ, ठीक है, समझना बच्चों, समझने की कोशिश करना। ये है हमारी अर्थ, और जो हम स्टार्स देखते हैं, छोटे छोटे स्टार्स जो हमें छोटे छोटे नजर आते हैं अर्थ से, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि इनकी डिस्टेंस सूर्य से, पृथ्वी से ज्यादा दी है, किसके बनस्पत, सूर्य के बनस्पत, कंपेयरिंग टू सन, ठीक है। इसलिए सन हमें ज्यादा बड़ा नजर आता है, ठीक है, और पृथ्वी के नियरेस्ट भी है। इसका जो प्रकाश आता है कितनी देर में आता है, 8 मिनट 16 या 17 सेकंड में, ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। जो ये सन है, जो स्टार्स है, आप खुद सोचिए, अगर इनके अंदर एनर्जी नहीं होती, अगर इनके अंदर एनर्जी नहीं होती तो ये चमकते क्यों, इतनी ज्यादा डिस्टेंस अधिक होने के कारण भी आपको यहाँ से नजर क्यों आते, ठीक है, फिर भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो शेप है, इनका जो आकार है वो इनसे सूर्य से बहुत बड़ा है, लेकिन डिस्टेंस अधिक होने के कारण एनर्जी बहुत ज्यादा अधिक होगी, ठीक है। जब शेप बड़ी है तो एनर्जी भी अधिक होगी, तभी तो चमकते टिमटिमाते नजर आते हैं आपको हमें, ठीक है बच्चों, नोट करो यहाँ पर चीजें। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये है क्या, हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है, और सूर्य से पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, इसको याद करना। और या 150 मिलियन किलोमीटर भी बोल सकते हैं, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, मिलियन किलोमीटर, ठीक है।
1.5 करोड़ देगा फिर किलोमीटर में। ठीक है बच्चों, याद रखना ये चीजें एग्जाम में अक्सर ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अगर ये 1.5 देगा तो करोड़ देगा, अगर ऐसे देगा 150 देगा तो मिलियन किलोमीटर देगा, दोनों पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, याद रखना। चलो, अब मैंने आपको बताया था एक और प्रोस का जो सन था हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, इसका यहाँ तक प्रकाश आने में लगभग कितने वर्ष लगते हैं? 4.3 वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो सन है, जो स्टार्स है, वो कैसे बनते हैं। हो सकता है ये जो स्टार्स आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं डिस्टेंस अधिक होने के कारण, ठीक है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलो यहाँ तक की तो हमने ये भी अनुमान लगा लिया, लेकिन यहाँ तक का अनुमान लगाना इम्पॉसिबल है। हो सकता है इनका जो आकार हो वो सूर्य से भी बड़ा हो। ठीक है, हो सकता है पता नहीं कितने सूर्य समझ जाए, कितने बड़े बड़े स्टार्स, तो तारे तो काफी बड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है बच्चों, हालांकि नजर हमें छोटे आते हैं लेकिन स्टार जो होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। इसको नोट करते रहो बच्चों, साथ साथ और चीजों को समझते रहो। और इसको आप हल्के मत लेना। अगर आप यहाँ से यानी कि अर्थ से अगर सबसे फास्टेस्ट पर्सन अगर सूर्य तक जाए, कैसे, पैदल, जो सबसे तेज चलता हो दुनिया में, तो उसको 450 साल लगेंगे ऊपर तक जाने में, सूर्य तक जाने में, इतनी दूरी है ये। ठीक है बच्चों, और 450 साल तक कोई इंसान जिंदा रह पाता है? कभी नहीं। ठीक है, इम्पॉसिबल है, तो समझ लो चीजें। ठीक है बच्चों, इतनी डिस्टेंस में भी सन हमें 8 मिनट 17 सेकंड या 8.3 मिनट में अपनी लाइट दे रहा है। सनलाइट जो मिली है इतने मिली है, नहीं तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है सेकंड सन। ये देखो कितने समय में देता है, तब तक तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी जीवित नहीं बचेगा अर्थ पर। ठीक है बच्चों, तो तारों का, सन का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये आपने समझ लिया होगा। और स्टार कैसे बने, ठीक है, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी, ये वाली। ठीक है, हाइड्रोजन के जो कण थे वो आपस में आए, मिले, ठीक है, हीलियम बना, एनर्जी क्रिएट हुई, आकर्षण बल बना, एक जगह पे इकट्ठा हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे होता चला गया। और ऐसे ही क्या बना है हमारा सन भी बना है, तारे भी ऐसे ही बने हैं सारे के सारे। कब बनी ये सब चीज, कब हुई? जब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, जब ये यूनिवर्स बनी। ठीक है, फर्स्ट क्लास मैंने आपको क्लियर किया था ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बनी। ठीक है, जो एलिमेंटल सामने बताया था। तो यहाँ तक तो था कि ब्रह्मांड कैसे बना, तारे कैसे बनेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो सन है वो भी एक क्या है, तारा। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आप नोट डाउन करना बच्चों। जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये चीजें सब चीजें नोट डाउन करते रहना, कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझो। ठीक है, अब आता है सबसे बड़ा तारों का समूह। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बड़ा तारों का समूह, उसको बोलते हैं क्या? हाइड्रा। क्या नाम है उसका? हाइड्रा। ठीक है, बिगेस्ट स्टार ग्रुप। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते रहना साथ के साथ। ठीक है, अब आता है सबसे छोटा तारों का समूह। ठीक है, क्रुक्स ऑस्ट्रेलिस। ठीक है बच्चों, स्मॉलेस्ट स्टार ग्रुप। ठीक है बच्चों, नोट करते रहो साथ के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सभी से। ठीक है बच्चों, और इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है, सबसे अधिक
चमकीला तारों का समूह। सबसे अधिक चमकीला कौन सा है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सबसे अधिक तारों, सबसे ज्यादा चमकीला चमकने वाला तारा कौन सा है? क्या बोलते हैं उसको? डॉग स्टार। डॉग स्टार, ठीक है, नोट करो बच्चों। एक और नाम है इसका, साइरस भी बोलते हैं इसको, साइरस। ठीक है बच्चों, नोट करो फटाफट। अब आता है सबसे बड़ा तारा, बिगेस्ट स्टार। क्या नाम है उसका? अल्फा ओरियनस। ठीक है बच्चों साथ साथ याद करते रहना, ठीक है। और सबसे छोटा तारा कौन सा होगा? न्यूट्रॉन, स्मॉलेस्ट। ये इनके नेम है बच्चों, ठीक है। क्या है? नाम, नेम। तो नोट करो फटाफट, ये कुछ क्वेश्चंस है जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, और जिन्होंने नहीं भी किया है वो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैथ करते हैं ना साथ साथ, ठीक है। अब समझना एक और कॉन्सेप्ट। जब ब्रह्मांड बना तो पृथ्वी बनी, आकाश गंगाएं बनी, ठीक है। आकाश गंगाएं जब बनी तो उन्हीं के कुछ हिस्से टूटे हुए, उस आकाश गंगाओं के अंदर क्या बने? सन बने, तारे बने, ठीक है। अर्थ बनी, हमारा जितना भी सौरमंडल है उसका निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ, क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझना बच्चों। क्या होता है, जब उनके अवशेष, जो छोटे छोटे अवशेष थे, कुछ बड़े टुकड़े टूटे, कुछ छोटे टुकड़े टूटे, तो छोटे छोटे टुकड़े जब आपस में एक जगह इकट्ठे हुए, टकराए, ठीक है। जब टकराए तो क्या होता है? हाइड्रोजन, जिसको आप हाइड्रोजन गैस। जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे टकराए, फ्रैक्शन हुए, इकट्ठे हुए, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। इनके अंदर क्या थी? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते गए ऐसे करके, ठीक है। जैसे ये जुड़े, डेंसिटी अधिक होती गई, और क्या हुआ? इन्होंने किसका निर्माण किया? हीलियम। हीलियम का निर्माण किया, प्लस क्या? एनर्जी, ठीक है। तो एक चीज क्लियर समझना बच्चे, तो कोई भी स्टार होगा या कोई भी सन होगा, उसके अंदर जो मास होगा, उसका जो मास होगा, द्रव्यमान, वो 99.9% क्या होगा? हाइड्रोजन व हीलियम का, ठीक है। हाइड्रोजन व हीलियम का होगा, ठीक है। द्रव्यमान का कौन सी गैस पाई जाएगी? हाइड्रोजन और हीलियम गैस। तो क्या होता है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो दायरा है ये बढ़ता गया, एनर्जी का जो लेवल है वो भी बढ़ता गया, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स आए और जुड़ते गए, हाइड्रोजन हीलियम में बदलती गई, प्लस एनर्जी इकट्ठी होती गई, ठीक है बच्चों। तो एक समय ये आया कि इतनी ज्यादा अधिक हो गई कि इसमें विस्फोट, ब्रस्ट, ठीक है। और ये जो मास का टुकड़ा था ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ, कोई छोटे कोई बड़े, ठीक है। और इस घटना को कहा गया, नाम दिया गया सुपरनोवा, ठीक है बच्चों, याद रखना। और ये चीजें ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और क्या होता है, आप जो ये टुकड़े हुए, जो पीसेस हुए अलग अलग, कोई छोटे हुए कोई बड़े हुए, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होते चले गए। और इनके लिए भी एक हमारे वैज्ञानिक हुए
उनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, एस चंद्रशेखर, या सुब्रमण्यम से चंद्रशेखर। इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी दी, अपने कॉन्सेप्ट दिया। क्या होता है जब स्टार इन्होंने अपना अलग अलग हिस्सों में टूट गए, तो इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया 1.4 ms, यानी मास ऑफ सन। समझना क्या है ये मास ऑफ सन, ठीक है। मास ऑफ सन क्या है, चलो कुछ लोगों को यहाँ से नजर नहीं आ रहा होगा। 1.4 ms मास ऑफ सन, ठीक है। तो ये एस चंद्रशेखर थे, इन्होंने बताया, इन्होंने काल्पनिक रेखा, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनेशन लाइन, ठीक है, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा का सिद्धांत दिया, ठीक है। क्या थी ये काल्पनिक रेखा? इन्होंने माना कि जिन स्टार्स का, यानी कि जिन टुकड़ों का, ठीक है, जो स्टार्स था, बड़ा स्टार था, छोटे छोटे स्टार्स का टुकड़े, जिनका मास, जिनका द्रव्यमान 1.4 मास ऑफ सन से अधिक होगा, उनको ऊपर वाली कैटेगरी में रखा, ठीक है। और कुछ छोटे भी थे जिनका मास कम था, उन्हें नीचे वाली श्रेणी में रखा, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, अब इन्होंने बताया, जो एस चंद्रशेखर थे, कि भाई जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 मास ऑफ सन से कम होगा, ठीक है, उन्हें क्या नाम दिया इन्होंने? फोसिल्स स्टार या जीवाश्म तारे, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। और वही जिन स्टार्स का द्रव्यमान यानी कि मास इससे अधिक था 1 मास ऑफ सन, यानी कि जो सूर्य है उसके द्रव्यमान से 1.4 गुना अधिक, इससे अधिक होगा, उनको नाम दिया गया क्या? पल्सर तारा, या न्यूट्रॉन भी कहा गया, ठीक है बच्चों। नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ आप लोगों को। आई थिंक आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। तो समझना, अब जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया ये जो तारा होता है, जो पल्सर तारा होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा अधिक होती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फास्टेस्ट होता है, यानी कि इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है। और उसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम व्हीलर था। कहाँ के थे? व्हीलर, जर्मनी के, ठीक है। उन्होंने बताया इसके बाद की कंडीशंस, ठीक है। इसको आप यंग स्टार भी बोल सकते हैं, जैसे कि जो स्टार्स होते हैं वो अपनी यंग स्थिति में होते हैं, ठीक है, जवान की स्थिति में होते हैं, बहुत ज्यादा चमकते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हाइड्रोजन खत्म होने लगती है, मास बढ़ने लगता है, ठीक है। और क्या होता है, तारा अपनी अंतिम स्थिति में चला जाता है, ठीक है। तारा अपनी अंतिम स्थिति में चला जाता है, अंतिम, जिसको नाम दिया गया क्या? ब्लैक होल। अब ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? जर्मनी के एक वैज्ञानिक है, व्हीलर, जर्मनी के थे ये वैज्ञानिक, ठीक है। इन्होंने जानकारी दी सबसे पहले किसके बारे में? ब्लैक होल के बारे में। क्या होता है ब्लैक होल? इसको कृष्ण वीवर भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा अधिक होती है, असीमित डेंसिटी, असीमित घनत्व,
या डेंसिटी। ठीक है, तो बच्चों इसकी जो डेंसिटी होती है वो इतनी ज्यादा अधिक होती है जिसके कारण यह हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। इवन आप सपोज करो प्रकाश की एक किरण भी अगर इस तक जाए वो भी नजर नहीं आती है, इतना ज्यादा ब्लैक होता है। हर चीज को अपने अंदर समाहित कर लेता है, हर चीज को अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, जो भी इसके आसपास आता है उसको अपने अंदर समा लेता है, इसी को बोलते हैं ब्लैक होल, जिसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? जर्मनी के वैज्ञानिक व्हीलर। ठीक है, ये भी एक तारे की एक स्थिति है, यानी कि इसका मास बहुत ज्यादा, ये जो ब्लैक होल होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, स्पेस में होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जो भी इसके आसपास आता है इवन उसको अपने अंदर समा लेते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करो यहां तक। आई थिंक आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। ठीक है, जिन्होंने नहीं भी गया है वो अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था बच्चों। ठीक है, ये जो तारे होते हैं ना, हमारे जो स्टार्स होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा अगर सूर्य से बड़े बड़े होते हैं। अब कुछ एक्सटर्नल जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत सही है। ठीक है, जो अंतरिक्ष में हम दूरी नापते हैं ना बच्चे, वो किस में नापते हैं? प्रकाश वर्ष में। अंतरिक्ष में दूरी नापने की इकाई, नापने या मापने की इकाई क्या है? पारसेक या प्रकाश वर्ष। पारसेक ही है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष या पारसेक। जो इससे भी बड़ी दूरी होगी वो किसमें नापी जाएगी? पारसेक में। पारसेक। और एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3 लाइट ईयर के, 3 प्रकाश वर्ष के लगभग। ठीक है बच्चों, नोट करो यहां तक। अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.46 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर। इसमें एक प्रकाश वर्ष में। तो समझना यहाँ पर बच्चों, ये बहुत जरूरी है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नोट कर दे रहा हूं साथ के साथ। और अक्सर एग्जाम में यहाँ पर 3.26 प्रकाश वर्ष भी दे देता है, तो कंफ्यूज होना है। ठीक है बच्चों, लगभग। तो ये चीजें नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखा जा चुका है पहले भी और आगे देखा जाएगा। और एक और चीज बच्चों यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो जो तारों का जो जीवन काल होता है, ठीक है, लाइफ टाइम जो होती है तारों की जीवन काल, वो उसके आकार का भी कर्मानुपाती होता है। शेप का, आकार का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना बड़ा तारा होगा उसका जीवन काल उतना ही क्या होगा? कम होगा। और जितना छोटा तारा होगा उसका जीवन काल उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है बच्चों, याद रखना। और एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, जो सबसे ज्यादा न्यूएस्ट, जो सबसे पहले जो तारों का जो कलर होता है, सबसे नया जो तारा बनता है, जो तारों का जो कलर होता है, रंग, वो सबसे पहले कौन सा होता है? नीला। ठीक है, उसके बाद ये किस पे डिपेंड करता है? तारों के अंदर जो एनर्जी है, जैसे कि हाइड्रोजन, जो ईंधन है, जो फ्यूल है, जो धीरे धीरे क्या होता है? खत्म होता रहता है। ठीक है, नीले के बाद आता है व्हाइट, सफेद। ठीक है, और सफेद के बाद कौन सा कलर जाता है? येलो।
पीला, और पीले के बाद रेड, लाल। ठीक है बच्चों, ये तारों की स्थिति है कि सबसे पहले जो तारा बनेगा प्रारंभिक स्थिति वो कैसी होगी, नीली। उसके बाद नेक्स्ट व्हाइट, उसके बाद येलो, उसके बाद रेड, और रेड के बाद आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, सुपरनोवा की घटना होती है, और उसके बाद क्या होता है, स्टार्स। कुछ स्टार्स फोसिल स्टार बन जाते हैं, और कुछ स्टार्स क्या हो जाते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं। तो नोट करो बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों को अच्छा लगा वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।